स्वागत है आप सभी का राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की एक और बेहतरीन क्लास के लिए। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 और उसमें हमने एक क्लास पढ़ ली है। आज हम चैप्टर नंबर 7 की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम शहरी विकास के बारे में पढ़ेंगे। शहरीकरण के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ ही नहीं चुके हैं केवल, जबकि हम इस क्लास को पूरा याद भी कर चुके हैं। शहरीकरण के जितने भी डाटा थे मैंने आपको एक एक डाटा रटवा दिए हैं। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं शहरी विकास। देखो, शहरी विकास का मतलब होता है किसी भी शहर में आधारभूत ढांचे का अच्छी तरीके से विकास कर देना, ताकि उसके माध्यम से अन्य विकास है वो आसानी से हो पाए। आप जानते हैं किसी भी शहर में विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो वहां पे अच्छी सड़कें हो, अच्छी स्ट्रीट लाइटें हो और वहां पे विद्युत, पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो। तो इसके लिए देखो, राजस्थान में मुख्य रूप से 3 तो विकास प्राधिकरण है जो कार्यरत है। कौन कौन से हैं? एक तो JDA मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा है ADA अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और तीसरा है JDA मतलब जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दो तो है JDA, एक है ADA मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण। और 14 जगह है शहरी न्यास जिनको आप UIT के नाम से जानते हैं। तो 14 शहरों में UIT कार्यरत है। इसके अलावा एक है राजस्थान आवासन मंडल। ये जो राजस्थान आवासन मंडल है ये आवास बनाने का कार्य करता है, इसके नाम से स्पष्ट है। और एक है JMRC जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जयपुर शहर के लिए विकास का बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है JMRC। इसके माध्यम से जो यातायात में समस्याएं आ रही थी उनको दूर किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है। और अभी लेटेस्ट कोटा को चौथे विकास प्राधिकरण की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो जहां पे जयपुर, अजमेर और जोधपुर में विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटियां है, वहीं पे कोटा में भी विकास प्राधिकरण बन जाएगा। JDA, ADA और ऐसे ही KDA बन जाएगा, मतलब कोटा विकास प्राधिकरण। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि विकास के लिए मतलब शहरी विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो एक प्रशासन गांवों के संग अभियान चला था और वो अभियान सफलतापूर्वक चला और उसी की तर्ज पर प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया गया। अब ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर, मतलब 2 अक्टूबर 2021 से। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2021 से। अब देखो इसका क्या लक्ष्य हो सकता है। तो शहरों में मतलब प्रशासन आपके घर पे आ जाए और आपकी जो भी समस्याएं आ रही है उनका तुरंत निपटारा किया जा सके। तो शहरों में सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपका जो प्लॉट है उसका पट्टा आपके पास में नहीं है, या फिर उसका कन्वर्जन नहीं हो रखा है, ठीक है, या फिर आपके विद्युत का कनेक्शन नहीं है या नल का कनेक्शन नहीं है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को एक ही दिन में एक ही साथ निपटारा कर दिया जाए, इसके लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया। अब ये जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो 3 विभिन्न चरणों में चलाया गया। पहले देखा गया कि ये कैसे सफल रहता है, इसलिए थोड़े दिन इसकी शुरुआत की गई। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 2021 से लेके और लास्ट तक 2021 में लास्ट हो गया 31 दिसंबर 2021। तो 2 अक्टूबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ये अभियान चलाया गया और इसका पहला चरण है वो सफलतापूर्वक रहा। इसमें काफी सारे लोगों को पट्टे वितरित किए गए, काफी सारे लोगों के घरों पे विद्युत कनेक्शन, जल के कनेक्शन, ये सारी चीजें तुरंत मतलब उनको सफलतापूर्वक मिल गई। उसके बाद में इसका दूसरा चरण चलाया गया। ये कब चला? तो ये 2021 का साल पूरा हो गया, उसके बाद में 2022 में। 2022 में कब? मई में। तो 1 मई से स्टार्ट हुआ और जून तक चला, मई से लेके जून तक चला। और कब तक? 23 जून तक। 1 मई से लेके और 23 जून तक। तो 1 महीना और 23 दिन, यहाँ पे 1 महीना और 23 दिन चला 2022 में। तो सेकंड चरण 1 मई 2022 से 23 जून 2022 तक। उसके बाद में जून के जस्ट बाद में आता है जुलाई, तो 15 जुलाई से लेके और इसका तीसरा चरण चलाया गया। तो ये दोनों चरण सफल रहे, तो इसको देखते हुए तीसरा चरण सबसे बड़ी अवधि के लिए चला दिया गया और ये चलाया गया 15 जुलाई से लेके, और जब ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा 2023 का तब तक के लिए। तो ये 2023 का वित्तीय वर्ष कब खत्म हुआ? 22-23 वाला। तो 2023 में 31 मार्च 2023 में। तो वित्त वर्ष 2022-23 कब खत्म हुआ? तो 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ। तब तक ये तीसरा चरण इसका चलता रहा, मतलब तीसरा चरण चला 15 जुलाई से लेके और 31 मार्च 2023 तक। अब यहां तक जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके देखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल स्लाइड पढ़ना नहीं है,
हमारा मकसद है याद करना ताकि हम एग्जाम में लिख पाए या एग्जाम में हम ऑप्शन को टिक कर पाए। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शहरी विकास। शहरी विकास के लिए कौन कौन कार्यरत है? तो तीन तो है विकास प्राधिकरण। कौन कौन से? जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण। चौथा किसको मंजूरी मिली है हाल ही में? तो कोटा विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली है। उसके बाद में यूआईटी कितनी है, मतलब शहरी न्यास कितने हैं? यूआईटी का मतलब होता है ट्रस्ट, अर्बन इंप्रूवमेंट या अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, मतलब शहरी विकास, ठीक है, ट्रस्ट, ठीक है। तो यूआईटी कितने हैं? तो 14 है, 14 है, अलग अलग शहरों में मतलब ये यूआईटी है वो काम कर रही है। उसके बाद में और क्या है? तो एक है राजस्थान आवासन मंडल। ये क्या काम करता है? तो ये आवास बनाने के लिए एक मंडल है जो मतलब कम रेट पर या सस्ती रेट पर लोगों को या जरूरतमंदों को आवास प्रदान कराता है। उसके बाद में एक है जेएमआरसी, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, या जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जेएमआरसी लिमिटेड। ये क्या काम कर रहा था? ये जयपुर में यातायात की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए भूमिगत रेल और ऊपर भी है, दोनों टाइप की रेल है, मेट्रो रेल है, इसका विकास कर रहा है। और मेट्रो रेल तो आप जानते हैं जयपुर में सब एक दो बार तो देखा ही होगा आपने। उसके बाद में है एक प्रशासन शहरों के संघ अभियान। तो सबसे पहली योजना प्रशासन शहरों के संघ अभियान, ये 3 चरणों में चलाई गई। कौन कौन से चरण थे? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। तो अक्टूबर और लास्ट तक मतलब 31 दिसंबर 2021 तक ये चला। उसके बाद में इसका दूसरा चरण कब चला? तो ये 1 मई से लेके 23 जून 2022 तक चला। उसके बाद में जून के जस्ट बाद में जुलाई का महीना, तो जुलाई के महीने में 15 जुलाई से लेके और वित्त वर्ष 2022-23 कब खत्म होता है तब तक इसको चलाया गया। तो वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। तो ये तीसरा चरण चला 15 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इस प्रकार से प्रशासन शहरों के संग अभियान चला। इसमें सबसे ज्यादा जो वायरल चीज रही वो रही कि मात्र 501 रुपए में पट्टा इसमें दिया गया, ठीक है। तो शहरी जरूरतमंदों को काफी सारे पट्टे दिए गए और 501 रुपए में पट्टा दिया गया। उसके बाद में है जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जेएमआरसी। मुझे अच्छे से याद है जब जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी तब ये सवाल पूछा गया था यहाँ से कि मानसरोवर से चांदपोल तक जयपुर मेट्रो रेल का जो पहला चरण है वो कहां से कहां संचालित हुआ था। ये एग्जाम मैंने दी थी, मुझे ये मेरे पास में ये सवाल आया था, मतलब मुझे ये सवाल फेस करना पड़ा। तो ये मानसरोवर से चांदपोल तक पहला फेज इसका था। तो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इसके 2 फेज है। मुख्य रूप से देखें तो फेज 1 और फेज 2, लेकिन फेज 1 को 4 भागों में बांट दिया गया। फेज 1A, फेज 1B, फेज 1C और फेज 1D। तो ये तो पहले फेज के 4 चरण, और ऐसे ही फेज 2। तो कुल मिला के 2 फेज है, पहला फेज और दूसरा फेज। पहले फेज के 4 अलग अलग पार्ट है। तो हम देख लेते हैं कि फेज 1A कब चला। तो सबसे पहले जब जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई थी या कहीं राजस्थान में सबसे पहले जब मेट्रो चली थी तो वो फेज 1A के तहत चली थी। कहां से कहां तक? तो ये चांदपोल, मानसरोवर से लेके चांदपोल तक। तो ये जयपुर में जैसे मान लीजिए मानसरोवर है और इस साइड में है चांदपोल, तो मानसरोवर से चांदपोल तक ये चली थी। आप जानते हैं जयपुर का जो केंद्रीय बस स्टैंड है वो इसके आसपास से ये गुजरती है, ऊपर से ही गुजरती है लगभग, ठीक है। तो मानसरोवर से लेके चांदपोल तक फेज 1A। उसके बाद में देखो ये कब चली, डेट भी आपको याद रखनी है, 3 जून 2015 को। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 3 जून 2015 को। तो मानसरोवर से लेके कहां तक? चांदपोल तक। उसके बाद में आया फेज 1B, मतलब इसको इस साइड में ही बढ़ाया गया। यहाँ पे चांदपोल है, चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक इसको बढ़ा दिया गया। तो चांदपोल से बड़ी चौपड़। अब ये जो चांदपोल से बड़ी चौपड़ है वो 2.01 किलोमीटर, 2.01 किलोमीटर, तो 2.01 किलोमीटर तक फेज 1B के तहत चलाया गया। कब चलाया गया? तो 23 सितंबर 2020 को। देखो शुरुआत हुई 2015 में, लेकिन 5 साल तक केवल इसका ही देखा गया कि मतलब ये कितना फायदेमंद है या ये सही है कि नहीं है। उसके बाद में कई बार ये विवादों में भी रही कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और आमदनी बहुत कम हो रही है। उसके बाद में गहलोत सरकार आई है ना, मतलब नई सरकार आ गई और उसके बाद में नई सरकार ने इसको फिर से चलाया और 2020 में, मतलब 2015 के 5 साल बाद में 2020 में फेज 1B इसका चलाया गया 2.01 किलोमीटर का। कहां से कहां तक? तो चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक।
और इसमें कब, तो 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर को, 23 सितंबर 2020 को चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक फेज 1 भी चलाया गया जो 2.01 किलोमीटर का है। इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पे ऋण किसने दिया, लोन किसने दिया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, एडीबी ने दिया। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 810 करोड़ का लोन यहाँ पे दिया। तो एडीबी द्वारा ऋण 810 करोड़ रुपए प्लस जो शेष राशि है वो राजस्थान सरकार ने खुद ने वहन करी। ठीक है, तो यहाँ पे एडीबी का आपको ध्यान रखना है, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के फेज 1B में 810 करोड़ रुपए का योगदान रहा ऋण के रूप में, किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। उसके बाद में है फेज 1C। ये फेज 1C है वो कहां से कहां तक, तो यहाँ बड़ी चौपड़ और इससे आगे ट्रांसपोर्ट नगर, तो बड़ी चौपड़ से लेके और ट्रांसपोर्ट नगर तक ये कितना है, तो ये 2 किलोमीटर था और ये जो है वो 2 से ज्यादा है, 2.85 किलोमीटर, मतलब 2850 मीटर कह दो चाहे 2.85 किलोमीटर कह दो। ये था 2010 किलोमीटर, 2010 मीटर। ठीक है भाई, 2.1 किलोमीटर होता तो 2100 मीटर होता, लेकिन 2.01 किलोमीटर है तो 2010 मीटर है। ठीक है, और ये 2085 मीटर है, तो ये 2085 मीटर याद रख लो, चाहे 2.85 किलोमीटर रख लो। ये कहां से कहां तक, तो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। और ये जो है इसमें भी योजना किसने तैयार की, भाई इसके लिए किसने योजना तैयार की, तो आप जानते हैं जयपुर से इस साइड में आप जाएंगे तो दिल्ली रोड आ जाएगी, आगे कौन सी, दिल्ली, दिल्ली में कौन सी मेट्रो चलती है, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो डीएमआरसी ने यहाँ पे डीपीआर, डीपीआर का मतलब होता है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिटेल्ड परियोजना रिपोर्ट। ठीक है, तो डीपीआर, डीपीआर तैयार करके दी, भाई इस प्रकार से आप मेट्रो रेल है इसको विकसित करें। तो उसके लिए डीपीआर तैयार किसने की, डीएमआरसी ने। तो डीएमआरसी द्वारा यहाँ पे डीपीआर तैयार की गई। आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है फेज 1A ये हो गया, फेज 1B ये हो गया और फेज 1C। 1C है वो कितने किलोमीटर का है, 2.85 किलोमीटर का है। कहां से कहां तक है, तो बड़ी चौपड़ से लेके और ट्रांसपोर्ट नगर तक है। उसके बाद में हम बात करें फेज 1D की, तो ये है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास, क्योंकि इधर तो काफी दूर तक आ चुके थे, अब आपको इसको इधर बढ़ाना है, आपको 1D जो है वो इसको इधर बढ़ाना है। तो मानसरोवर यहाँ पे है, इससे लेके अजमेर रोड, अजमेर रोड पे यहाँ पे 200 फीट चौड़ी बाईपास है, तो यहाँ पे इसका नाम भी है 200 फीट बाईपास। जो अजमेर रोड, जहाँ पे अजमेर साइड जाने के लिए बसें लगती है, तो यहाँ तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो फेज 1D में मानसरोवर से लेके और अजमेर रोड कहें चाहे 200 फीट बाईपास कहें, यहां तक इसको बढ़ाया गया। तो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक, और इसके लिए भी डीपीआर मतलब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किसने तैयार की, तो उसी ने तैयार की जिसके लिए, जिसने यहाँ के लिए की, मतलब डीएमआरसी ने ही यहाँ पे भी डीपीआर तैयार करी। ये तो हो गया फेज 1। तो फेज 1 को देखो रिवाइज करते हैं। फेज 1A, फेज 1A सबसे पहले चला 3 जून 2015 को, और इसने मानसरोवर से लेके चांदपोल तक मेट्रो का निर्माण किया और मेट्रो संचालित की। ये 2015 में था। इसके 5 साल बाद में 2020 में 23 सितंबर 2020 को फेज 1B चला, और इसके तहत मानसरोवर से लेके और बड़ी चौपड़ तक 2.01 किलोमीटर लंबी रेल बनाई गई, मतलब इतनी और आगे इसको मेट्रो रेल को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे लोन किसने दिया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने 810 करोड़ का लोन यहाँ पे दिया, और बाकी जो है वो राजस्थान सरकार ने वहन किया। उसके बाद में फेज 1C में यहाँ बड़ी चौपड़ से लेके और ट्रांसपोर्ट नगर तक इसको और बढ़ा दिया गया। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक 2.85 किलोमीटर लंबी दूरी और बढ़ा दी गई। उसके बाद में फेज 1D, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर तक का जो डीपीआर है वो किसने तैयार किया, तो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसका डीपीआर तैयार किया, मतलब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, उसके बाद में फेज 1D, फेज 1D में क्या हुआ, तो इसको इधर बढ़ाया गया, मतलब मानसरोवर से लेके और अजमेर रोड तक, इधर दिल्ली रोड तक, तो इधर अब इसको जोड़ दिया गया अजमेर रोड तक। तो मानसरोवर से लेके अजमेर रोड तक, या कहें 200 फीट बाईपास तक फेज 1D के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। और यहाँ पे जो डीपीआर तैयार की है वो किसने की है, डीएमआरसी ने तैयार की है। तो ये तो हो गया भाई फेज 1, ये सबको मेरे हिसाब से याद हो गया, इतनी स्लाइड सबको याद है। उसके बाद में है फेज 2, तो ये जो फेज 2 है वो सीतापुरा से लेके अंबाबाड़ी तक है, इसको याद रख लेना। ये सबसे बड़ा है, तो इसमें 23.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल को विस्तारित किया जाएगा।
सीतापुरा से लेके अंबाबाड़ी तक। तो फेज 2 में सबसे बड़ा है और ये कितना 23.5 किलोमीटर लंबा पथ बनाया जाएगा, मतलब 23.5 किलोमीटर की दूरी तक जयपुर मेट्रो को पहुंचाया जाएगा सीतापुरा से लेके अंबाबाड़ी तक। तो ये तो शायद याद हो गया होगा। फेज 1 में सब याद हो गए, कहां से कहां तक हो गया टोटल, तो इधर 200 फीट बाईपास से लेके और वहां ट्रांसपोर्ट नगर तक हो गया। ये तो हो गया फेज 1। और फेज 2 है वो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेके और अंबाबाड़ी तक हो गया, कितना 23.5 किलोमीटर का। तो ये बड़ा है 23.5 किलोमीटर का। तो ये तो हो गया भाई जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में कई कॉलोनियां ऐसी है, मतलब कई शहरों में कॉलोनियां ऐसी है जो डायरेक्ट कृषि भूमि पर विकसित कर दी गई है। तो उनमें फिर आधारभूत सुविधाओं की कमी रह जाती है। भाई कृषि कॉलोनी या कहें कृषि भूमि है, उस पर डायरेक्ट कॉलोनी काट दी, वहां बिना कन्वर्जन कराए हुए कॉलोनियां काट दी, तो उसके कारण से लोग प्लॉट तो खरीद लेते हैं, उसके बाद में उनको दिक्कत आती है, पट्टा नहीं बन पाता है, लोन नहीं मिल पाता है, या कहें जो कनेक्शन है बिजली का पानी का वो समय पर नहीं हो पाते हैं, दिक्कतें आती है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए और जो ये रियल एस्टेट के जो आप कहें जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण, जिसको हम कहेंगे रेरा, RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका गठन कर दिया गया। देखो रेगुलेटर का मतलब होता है जैसे सिलेंडर के ऊपर आप रेगुलेटर लगा लेते हैं तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, मतलब सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसको नियंत्रित वो रखता है। उसी प्रकार से रियल एस्टेट में लोग मनमानी ना करें, या कहें जो दलाल है वो मनमानी ना करें, तो उनको रेगुलेट करने के लिए रेरा नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण कर दिया गया या गठन कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं क्या है ये रेरा। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के सारे प्रावधान राजस्थान में कब से लागू है, तो ये 1 मई 2017 से प्रभावी है। इसका मतलब ये जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है वो पूरे इंडिया के लिए बनाया गया है, और राजस्थान में ये कब से प्रभावी हो गया, तो 1 मई 2016 से 2017 से प्रभावी हो गया। 1/5/2017, 1 मई 2017 से ये प्रभावी है भाई। कौन? रेरा। रेरा के जो एक्ट है 2016 वाला एक्ट है वो कब से प्रभावी है, 2017 से प्रभावी है। इसे राजस्थान रियल एस्टेट मतलब रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया है। भाई 2017 से प्रभावी है, इस कारण राजस्थान में इसे राजस्थान रियल एस्टेट नियम 2017 कहें या राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम 2017 इसके नाम से अधिसूचित किया गया है। अब 1 जून 2017 से इसका एक वेब पोर्टल भी बना दिया गया, rera.rajasthan.gov.in, rera.rajasthan.gov.in। कुल मिला के ये है कि रेरा क्या है, तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किसके लिए? रियल एस्टेट के लिए। तो रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है जो राजस्थान में वर्तमान में कार्य कर रही है। तो रेरा के लिए नियम थे 2016, वो राजस्थान में लागू कब हुए या राजस्थान में कब से प्रभावी हुए, तो 1 मई 2017 से प्रभावी हुए। और मई के बाद में महीना आता है जून का, तो 1 जून 2017 को एक वेब पोर्टल भी बना दिया गया जिसका नाम है rera.rajasthan.gov.in। उसके बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत आवंटियों, इसका मतलब जो भूखंड आवंटन करते हैं, प्रमोटरों जो प्रमोशन करते हैं, संवर्धन करते हैं, या एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रियल एस्टेट एजेंटों मतलब जो एजेंट है भूमि का क्रय विक्रय करवाते हैं, के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु, भाई रियल एस्टेट को कोई दबाना थोड़ी है, इसका विकास भी करना है ताकि लोगों को अच्छी अच्छी कॉलोनियां विकसित करे हुए मिल जाए। तो विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को रेरा ट्रिब्यूनल, देखो भाई किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, मतलब एक कोर्ट बना दिया गया अलग से, रेरा ट्रिब्यूनल। अब ये कब बनाया गया, तो ये 6 मार्च 2019 को बनाया गया। आपको पता है 6 मार्च 2019 में वर्तमान जो गहलोत सरकार है वो आ चुकी थी, भाई दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार आ गई थी।
तो उसके बाद में मार्च 2019 में रेरा ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। तो रेरा ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं एंड रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे एवं को आप एंड लिख लेना, एंड, क्योंकि इंग्लिश में है सारा तो इंग्लिश में ही चलेगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। हमें कितना याद रखना है? हमें इतना याद रखना है कि रेरा है, इसके नियम कौन से हैं? रेरा नियम 2016 राजस्थान में प्रभावी कब से? 1 मई 2017 से। उसके बाद में वेब पोर्टल कौन सा है? 1 जून 2017 को rera.rajasthan.gov.in ये इसके लिए वेब पोर्टल है। और इसके लिए धोखाधड़ी से बचने के लिए या कहें स्वच्छ और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा और संवर्धन के लिए एक ट्रिब्यूनल या कहें कोर्ट का गठन कर दिया गया। और इस कोर्ट का गठन कब किया गया? तो 6 मार्च 2019 को किया गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो वही बातें हैं जो बोल बच्चन वाली बातें होती है। 1 जून 2017 को वेब पोर्टल, 6 मार्च 2019 को रेरा ट्रिब्यूनल और 1 मई 2017 से ये प्रभावी है नियम, या कहें ये एक्ट 2016 था, ये 1 मई 2017 से राजस्थान में प्रभावी है। तो ये हो गया भाई रेरा, मतलब रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए और विकसित करने के लिए एक रेरा नाम से गठन, मतलब अथॉरिटी का गठन कर दिया गया। बाकी हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इसके बाद में है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, मतलब राजस्थान आवासन मंडल। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1970 को। तो 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में हुई। स्वायत्त शासी निकाय का मतलब होता है ये अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, स्वायत्त है, ठीक है। तो स्वायत्त शासी निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई कब? 24 फरवरी 1970 को। अब देखो जो आरएचबी है या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, आप सब हाउसिंग बोर्ड तो जानते ही हैं, आपके शहरों में आसपास में कई सारे हाउसिंग बोर्ड बने रहते हैं, वहां पे कॉलोनियां कटी रहती है और भवनों का निर्माण होता है। तो हाउसिंग बोर्डों के लिए राजस्थान आवासन मंडल है, इसने कई सारे नवाचार किए हैं। उनमें से जो प्रमुख नवाचार है वो 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नवाचार इसने किया ई बिड सब मिशन द्वारा प्रत्येक बुधवार को नीलामी उत्सव। मतलब इसका ये है कि ऑनलाइन बोली के द्वारा या ऑनलाइन नीलामी बोली के द्वारा। पहले क्या होता था, वहां पे जाके फिजिकली आपको बोली लगानी पड़ती थी और उसमें ज्यादा लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन इस बार यह सिस्टम कर दिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को ऑनलाइन ही साइट के ऊपर ही बोली लगाई जाएगी और उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो मकान दे दिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, इससे जो आरएचबी है इसकी आय भी बढ़ने लग गई और आसानी से मतलब लोगों को आवास भी मिलने लग गए। तो ई बिड मतलब ऑनलाइन बोली के माध्यम से सब मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को नीलामी की जाती है। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए। इसका मतलब जैसे उदाहरण के लिए 20 लाख में बोली छूटी है तो उसका 10% 2 लाख रुपए आपको तुरंत जमा कराना है और आप 2 लाख रुपए जमा करा के गृह प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद में बाकी जो पेमेंट आपको करना है वो 12 महीने में 12 किस्तें होगी, तो 13 साल में टोटल आपको 12 गुना 13 156 किस्तों के माध्यम से भुगतान करना होता है। और इसमें काफी सारी छूट भी दी जाती है, कई बार तो 50% तक भी छूट दे दी जाती है। तो 50% तक का मतलब हो गया, कई बार 10% छूट रहती है, कई बार 20%, कई बार 30%, और ये अधिकतम देखें तो 50% तक की छूट यहाँ पे दी जाती है। और छूट के साथ 13 वर्षों तक आपको 12-12 किस्तों में, मतलब जैसे एक महीने की एक किस्त होगी तो पूरे साल में 12 किस्तें होगी, तो 13 साल में 12 गुना 13 156 मासिक किस्तों में भुगतान करके और आपको आवास मिल जाएगा। तो आवास तो शुरू में ही मिल जाता है, 10% दो और गृह प्रवेश लो, और बाकी जो पेमेंट है वो आपको 156 मासिक किस्तों में चुकाना होता है। उसके बाद में एक इसने और नवाचार किया, अपनी दुकान अपना व्यवसाय। इसमें देखो क्या है कि अगर आपके पास में आपकी खुद की दुकान होगी तो आप अपना व्यवसाय खुद के ढंग से कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, मकान मालिक को किराया देने का झंझट रहता है, कई बार बिजनेस नहीं चल पाता है तो बीच में दबाव बनाया जाता है, या फिर बिजनेस अच्छा चलता है तो वो किराया बढ़ा देता है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने योजना चलाई कि अपनी दुकान अपना व्यवसाय, और इसके अंतर्गत आपको खुद का प्लॉट दे दिया जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार के, एक तो 27 वर्ग मीटर का और इससे छोटा, और एक इससे बड़ा व्यवसायिक भूखंड है वो आपको दिया जाता है।
तो इसमें दो प्रकार के भूखंड, एक तो 27 वर्ग मीटर से छोटा और दूसरे प्रकार के जो भूखंड है वो 27 वर्ग मीटर से बड़े व्यवसायिक भूखंडों का विक्रय इसमें किया गया। भाई छोटा बिजनेस के लिए 27 वर्ग मीटर तक का और बड़े के लिए 27 वर्ग मीटर से बड़ा भूखंड आपको विक्रय किया जाता है। उसके बाद में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सजग मोबाइल ऐप। देखो मोबाइल ऐप, इसने 3 प्रकार के मोबाइल ऐप बनाए हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने। सजग, सजग नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इसका मतलब ये कि आपको जो आवास मिल रहा है उसमें सीमेंट है, अन्य जो पदार्थ है वो सही रूप से मतलब अच्छी क्वालिटी के यूज किए गए हैं अथवा नहीं। तो गुणवत्ता का नियंत्रण करने के लिए सजग मोबाइल ऐप इसने बनाया है। और दूसरा इसने बनाया है RHB आवास। देखो RHB आवास का मतलब है कि आपको अगर आवास की जरूरत है तो आप इस RHB आवास मोबाइल ऐप के माध्यम से गृह की डिमांड कर सकते हैं, घर की डिमांड कर सकते हैं। तो कितने लोगों को आवास चाहिए, मतलब आवास की कितनी मांग है, उसके आकलन के लिए RHB आवास नाम से एक मोबाइल ऐप चलाया गया। तीसरा मोबाइल ऐप है RHB ग्रीन। ग्रीन का मतलब ये है कि जन भागीदारी से वृक्षारोपण किया जाए ताकि आपकी जो कॉलोनी है वहां पे शुद्ध वायु आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो RHB ग्रीन से स्पष्ट है मोबाइल ऐप है जो जन भागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है। उसके बाद में इसने और क्या किया, तो जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब का विकास किया जा रहा है। आप सब जानते हैं, जो लोग जयपुर में कोचिंग वगैरह करते हैं उनको सबको पता होगा कि वर्तमान में प्लान चल रहा है कि प्रताप नगर में सभी कोचिंगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पे काफी सारे बड़े क्षेत्र में, ठीक है, वहां पे कोचिंग के लिए मतलब काफी बिल्डिंगे वगैरह बना के फिर किराए पे दे दी जाएगी या लीज पे दे दी जाएगी। तो मानसरोवर प्रताप नगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास किया जा रहा है। उसके बाद में मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का निर्माण किया गया, विकास किया गया। अभी इसका निर्माण कंप्लीट भी हो चुका है, चालू भी हो चुका है और वहां पे टिकट भी है वो चालू हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था ना, तो कई लोगों ने सराहना भी की इसकी। और उसी सिटी पार्क में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा 213 फीट ऊंचा वहां पे तिरंगा फहराया गया है। अब ये 213 याद कैसे रहेगा, कितने शहरी निकाय है, 213 शहरी निकाय है, तो प्रत्येक निकाय का 1 फीट के हिसाब से टोटल मिला के 213 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने ही ये किया है सारा कुछ। उसके बाद में है मानसरोवर जयपुर वाला हो गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी, प्रहरी का मतलब हो गया पुलिस आवास योजना। राजस्थान में जो शिक्षक है और जो प्रहरी है, पुलिस है, उनके लिए भी आवास वगैरह हो तो इसके लिए प्रहरी आवास योजना ये कहाँ पे लागू की गई है, प्रताप नगर जयपुर में। मतलब प्रताप नगर जयपुर में फ्लैट बना के दे रहा है RHB, मतलब हाउसिंग बोर्ड है वो फ्लैट बना के दे रहा है ताकि मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी योजना में जो लाभान्वित शिक्षक और जो प्रहरी है उनको रहने के लिए आवास मिल सके। उसके बाद में विधायकों के लिए भी आवास परियोजना, मतलब 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 200 में से मान लो 40 विधायक तो इधर उधर और कहीं रह जाएंगे, बाकी जो 160 विधायक है उनके लिए 160 फ्लैट का निर्माण किया गया है। उसके बाद में विधायकों हेतु कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण भी RHB के द्वारा किया गया है। RHB के द्वारा क्या क्या किया गया है, वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है ये क्या करता है। तो मुख्य इसका कार्य है हाउस का निर्माण करना या कॉलोनियां काट के वहां पे कॉलोनी विकसित करना। मतलब जैसे हाउसिंग बोर्ड है उसी प्रकार से वहां पे कॉलोनियां या फ्लैट बना के देना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 फरवरी 1970 को स्वायत्त शासी निकाय के रूप में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। इसके द्वारा कई प्रकार के नवाचार किए गए, जिनमें सबसे पहला है ई-बिड सबमिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को नीलामी बोली लगाई जाती है और उसमें 10% आपको भुगतान करना होता है और तुरंत आप गृह प्रवेश पा सकते हैं और इसमें 50% तक भी छूट दी जाती है। उसके बाद में दूसरा था अपनी दुकान अपना व्यवसाय, मतलब जो व्यापारी है या जो ऐसे लोग जो व्यवसाय गतिविधियां करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं उनको 2 प्रकार के जो कॉमर्शियल या जो वाणिज्यिक भूखंड है वो दिए जाते हैं। एक तो 27 वर्ग मीटर से छोटे और दूसरे 27 वर्ग मीटर से बड़े। ठीक है, तो 2 प्रकार के भूखंड देने का प्रावधान है। उसके बाद में इसने 3 प्रकार के मोबाइल ऐप बनाए हैं। एक तो सजग मोबाइल ऐप, ये किस लिए, गुणवत्ता के लिए। दूसरा है RHB आवास, ये किसके लिए, आवास की मांग का आकलन करने के लिए। तीसरा है RHB ग्रीन, ये किसके लिए, ये जन भागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। 3 हो गए मोबाइल ऐप।
एक है कोचिंग हब, ये कहाँ पे, प्रताप नगर जयपुर में। चौथा है मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क, और वहीं पे सबसे ऊंचा तिरंगा, कितना ऊंचा, 213 फीट ऊंचा तिरंगा वहां पे फहराया गया है। उसके बाद में विधायकों के लिए क्या किया, विधायकों के लिए 160 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, और कहाँ पे, तो ये भी जयपुर में। और विधायकों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का भी निर्माण किया गया है, और एक मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना के अंतर्गत शिक्षकों और प्रहरियों के लिए वहां पे, कहां पे, प्रताप नगर जयपुर में। ये भी ध्यान रखना है, प्रताप नगर जयपुर में जहां कोचिंगें बन रही है, वहीं पे इनके लिए, शिक्षकों के लिए भी कोचिंगों में शिक्षक पढ़ाएंगे, है ना, ऐसे याद रख लेना कि कोचिंग में शिक्षक पढ़ाएंगे और वहीं पे भी पुलिस वाले रहेंगे, ठीक है। तो प्रताप नगर में ही कोचिंग के लिए बना रहे कोचिंग हब, और प्रताप नगर में ही शिक्षकों के लिए और प्रहरियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। और विधायकों के लिए कितने फ्लैट्स है, 160 फ्लैट्स है। उसके बाद में देखो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अच्छा कार्य किया, कई प्रकार के नवाचार किए, इसके कारण से इसको अवार्ड भी मिला है। अब कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, राजस्थान को आवास क्षेत्र में स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022। स्कॉच स्टार, कौन सा स्टार, स्कॉच, जैसे बटर स्कॉच होता है ना, वैसे ही स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 अग्रणी राज्य के रूप में दिया गया है। भाई, राजस्थान को आवास क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022। वापिस रिवाइज करेंगे, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस 2022 अवार्ड 2022। ये किस क्षेत्र में, तो राजस्थान को आवास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए ये अवार्ड मिला है। मुख्य रूप से किसे मिला है, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है, ठीक है, आवास के क्षेत्र में, तो हाउसिंग बोर्ड। उसके बाद में दूसरा अवार्ड कौन सा है, तो राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। कौन सा अवार्ड है, राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर। देखो, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो किसी को नियुक्त करे एम्प्लॉय के रूप में, मतलब किसी को रोजगार देवे, ठीक है। तो राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 ये किस लिए मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल सकता है। तो किसके लिए, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मानव संसाधन प्रबंधन को अभिनव तरीके से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए 22 जून 2022 को वर्ल्ड HRD कांग्रेस जूरी द्वारा प्रदान किया गया है। इतना ज्यादा याद नहीं रखना। कौन सा अवार्ड मिला है, तो राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। दो अवार्ड हो गए, एक तो स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस, कौन सा वाला, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022, और दूसरा कौन सा है, राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। और तीसरा इसकी सराहना भी की गई है, RHB ने जो ई-बिड नीलामी लगाई या ऑनलाइन नीलामी लगाई, उसकी सराहना किसने की, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन जो यूके में है, उसके द्वारा ई-बिड व ई नीलामी की सराहना भी की गई है। तो ये सराहना भी कर दी और दो मिल गए अवार्ड। इन दोनों अवार्ड का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022, एक तो ध्यान रख लेना स्कॉच स्टार, और दूसरा कौन सा, बेस्ट एम्प्लॉयर, एक तो स्कॉच स्टार और दूसरा बेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है। बेस्ट एम्प्लॉयर किसके लिए, तो मानव संसाधन को अभिनव तरीके से मतलब RHB में यूज करने के लिए, और दूसरा स्कॉच स्टार ये किस क्षेत्र में, तो ये आवास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए अग्रणी राज्य के रूप में इसको अवार्ड मिला है। तो ये दो अवार्ड हो गए, और बाकी इसने क्या क्या किया है नवाचार वो हो गए। इसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं। अगला विभाग है नगर नियोजन विभाग। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो ये जो नगर नियोजन विभाग है वो किसी भी नगर में प्लानिंग करता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर लाना है और किस प्रकार से कौन से क्षेत्र में कितना विकास करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसके द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, और ये जो मास्टर प्लान है वो आने वाले 20 वर्षों तक के लिए एक योजना अंतर्गत मतलब एक नियमांतर्गत जो विकास या एक प्लान के अंतर्गत विकास किया जाए उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। तो इसमें यह किसी भी शहर के लिए 20 वर्षों के लिए
कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नॉर्मल सी बात है कि आने वाले 20 वर्षों में कितना विकास करना है, इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया। देखो, एक तो होता है छोटा प्लान जिसको हम प्लान कह देते हैं, और अगर प्लान बड़ा हो तो उसको कहते हैं मास्टर प्लान। ठीक है, तो मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले 20 वर्षों के लिए योजना या प्लानिंग की जाती है। अब आपने एक सुना होगा विलेज मास्टर प्लान, जो मैंने आपको बताया था कि विलेज में किसी मास्टर जी की पोस्टिंग हो जाए तो वो आने वाले 30 वर्षों के लिए वहीं पे सर्विस करेंगे। इसका मतलब वो 30 वर्षों के लिए था, जबकि शहर वाले मास्टर जी है ये 20 वर्षों के लिए ही कार्य करेंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई ना कोई उनकी जगह आ जाएगा और उनकी पोस्टिंग फिर दूसरी जगह हो जाएगी। ठीक है, तो मास्टर प्लान इसमें तैयार किया गया है, तो ये कितने सालों के लिए ध्यान रखना है, 20 वर्षों के लिए। यही बात इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली है। अब इसके तहत कुल 237 नगर पालिका शहरों या नगर पालिका कस्बों में से 189 के मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। मतलब इसने 237 शहरों के लिए या कस्बों के लिए, ऐसे शहर या कस्बे जो नगर पालिका शहरों या नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नगर पालिका क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, वो डिटेल से आपको भी बता दूंगा। तो 237 नगर पालिका शहरों या क्षेत्रों के लिए, मतलब इसमें 237 शहर या क्षेत्रों के लिए इसने प्लान बना के राज्य सरकार को भेजे थे, और उनमें से 189 के जो मास्टर प्लान है उनको अनुमोदित कर दिया गया है, मतलब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये कोई इतनी खास नहीं है, क्योंकि जब सर्वे जारी हुआ उस टाइम 189 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। हो सकता है अब तक 200 के आसपास हो गया होगा। ठीक है, तो ये बढ़ती रहती है इनकी संख्या। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे तक 237 में से 189 को स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। मेन इसमें है कि ये 20 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है कौन? नगर नियोजन विभाग। ठीक है, दूसरा है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, अब देखो, आप जानते हैं कि अपने राष्ट्र की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पे आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है, उसे कह दिया गया एनसीआर क्षेत्र, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्र की जो राजधानी है उसके आसपास का जो क्षेत्र, मतलब जो इस एनसीआर क्षेत्र में आता है, उसी को नाम दिया गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। अब राजस्थान के भी 2 जिले ऐसे हैं जिनके कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो गए, इस एनसीआर के क्राइटेरिया में आ गए। तो ये जिले हैं अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एनसीआर में आ गए। तो ये फायदे की बात है, क्यों? क्योंकि ये जो एनसीआर है वो यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का विकास बहुत बढ़िया ढंग से करता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी में तो सबसे ज्यादा विकास होना ही चाहिए। इस कारण से यहाँ एनसीआर क्षेत्र है ये बिल्कुल मतलब हाई फाई क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर और भरतपुर को भी फायदा इससे मिल गया। तो एनसीआर में एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर, इनके उप क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में एनसीआर सेल है वो अलवर और भरतपुर जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन मामलों में, एक तो प्रशासन और दूसरा स्थानीय निकायों के जो नियोजन मतलब प्लानिंग के मामले हैं, उनमें तकनीकी सुझाव या सहायता भी प्रदान करता है। अब देखो, एनसीआर में ये शामिल हो गए, तो ये एनसीआर है वो क्या क्या करेगा? एक तो प्रशासन में सुविधा या सहायता प्रदान करेगा, और दूसरा जो स्थानीय निकाय है उनके नियोजन मतलब प्लानिंग में, भाई ये प्लान करते हैं कुछ भी कि यहाँ पे विकास करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग की जाए, तो उसमें भी ये तकनीकी सहायता और तकनीकी सुझाव प्रदान करता है कौन? एनसीआर। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर एनसीआर में आ ही गया तो एनसीआर इसके विकास के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद में अगला विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। देखो, स्वायत्त शासन विभाग है, इसने 2-3 योजनाएं चलाई है, और इसके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY के नाम से जिसको आप जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY। और इसका नाम फिर बढ़ा के क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी आजीविका मिशन राष्ट्रीय, इसका मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है। तो NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DAY NULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और ये किस लिए चलाई गई? नेशनल अर्बन मतलब राष्ट्रीय जो शहरी क्षेत्र है वहां पे आजीविका को बढ़ाने के लिए एक मिशन के रूप में ये योजना चलाई गई है। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि पूरे देश में जो शहरी क्षेत्र है वहां पे रहने वाले लोगों की आजीविका को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनकी मदद की जाए,
इसके लिए एक मिशन के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाएगी। देखो अंत्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अंतिम प्लस उदय, अंत्योदय मतलब अंतिम प्लस उदय, अंतिम का मतलब हो गया समाज का वह व्यक्ति जो अंतिम स्तर पर है, मतलब जो बिल्कुल निचले तबके का है, गरीब है, या सुविधाएं या मतलब सुविधाएं बहुत कम उसको मिल पा रही है, उस व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसका नामकरण भी किया गया अंत्योदय। इसका मतलब अंतिम व्यक्ति तक का भी उदय करना है। तो DAYNULM नाम से स्पष्ट आपको हो जाएगा। बाकी ये जो योजना है वो पहले से एक योजना थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसी का नाम परिवर्तित करके DAYNULM कर दिया गया। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पहले से संचालित थी, उसका नाम बदला और नाम बदल के कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब राजस्थान में ये कहां कहां पे संचालित है, तो राजस्थान के जो 213 नगरीय निकाय हैं उन सब में ये लागू है। अब 213 नगरीय निकाय कौन कौन से, तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जो मानसरोवर में सिटी पार्क है वहां पे 213 फीट ऊंचा एक झंडा फहराया, तिरंगा फहराया है, और वो पूरे राजस्थान में सबसे हाईएस्ट ऊंचाई का तिरंगा है। तो 213 उसकी ऊंचाई क्यों रखी गई, तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई 213 जो नगरीय निकाय है उनके हिसाब से 213 फीट रख दिया गया। ठीक है, तो 213 नगरीय निकायों में कौन कौन शामिल है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि नगरीय निकाय में कौन कौन शामिल होते हैं या नगर पालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपने सुना होगा कि आपकी जो जैसे तहसील है तो वो कई बार कहते हैं कि हमारी तहसील भी नगर पालिका क्षेत्र में आने लग गई है, तो आप इसका मतलब ये समझते हैं कि नगर पालिका सबसे छोटी इकाई है, नहीं, नगर पालिका में तो सब कुछ आ जाता है। कौन कौन आ जाता है, तो जो सबसे बड़ा शहर है जैसे जयपुर, वहां पे एक नगर निगम होता है तो वो भी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जैसे छोटा शहर है, जैसे मान लीजिए सीकर जिला है, तो वो नगर परिषद में आता है, तो वहां पे जो नगर परिषद है वो भी नगर पालिका में आता है। और जो सबसे छोटी बॉडी है या सबसे छोटी इकाई है, जहां जैसे कोई तहसील है मान लीजिए, तो जो तहसील है वो नगर पालिका बोर्ड में आती है। वो केवल नगर पालिका नहीं होती, वो नगर पालिका बोर्ड होती है, हम शॉर्ट में उसको नगर पालिका बोल देते हैं। तो नगर पालिका में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, जिसको आप नगर पंचायत के नाम से भी जानते हैं, ये तीनों शामिल किए जाते हैं। जैसे गांवों में होती है ग्राम पंचायत, जहां पे ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच बैठते हैं, तो वहां ग्राम पंचायत होती है। ऐसे ही अगर शहरों में देखें तो नगर पंचायत होती है। जैसे ग्राम पंचायत वैसे ही शहरों के लिए नगर पंचायत होती है, और इसी नगर पंचायत को कह देते हैं नगर पालिका बोर्ड। तो सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत या नगर पालिका बोर्ड, उससे बड़ी इकाई नगर परिषद, उससे बड़ी इकाई नगर निगम, ये तीनों सम्मिलित रूप से कहलाते हैं नगर पालिका। ठीक है, तो नगर पालिकाएं कहलाते हैं या इनको कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय। तो राजस्थान में ये जो 213 है इनका विभाजन कैसे कैसे है, नगर निगम तो है 10, नगर परिषद है 34 और नगर पंचायतें हैं 172, तीनों को जोड़ के टोटल हो गया 213। अब ये जो 213 है इनको एक साथ में कहेंगे या तो नगर पालिकाएं या कहेंगे शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय का मतलब हो गया अर्बन लोकल बॉडीज, ULB। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज या ULBs। ठीक है, तो ULB के नाम से इनको हम जानते हैं या शहरी स्थानीय निकाय के नाम से जानते हैं। तो ये जो योजना है DAYNULM, ये राज्य के सभी 213 शहरी जो निकाय है या ULB है वहां पे संचालित है। अब ये क्या काम करता है, तो ये आजीविका को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका मतलब ये क्या क्या प्रयास करेगा, तो निम्नलिखित प्रयास करेगा, जिनमें क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण, मतलब क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी ये देगा। दूसरा है सामाजिक जुड़ाव व संस्थागत विकास, समाज से जोड़कर और संस्थागत विकास भी किया जाता है। उसके बाद में शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, जो शहर में सड़कों पर बैठकर सामान बेचते हैं या छोटी मोटी रेहड़ी लगाकर पथ के मतलब जो रास्ता है उसके नजदीक रेहड़ी लगाते हैं, उनका विकास भी करना या उनकी सहायता करना। उसके बाद में शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना और स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाना, प्रशिक्षण के माध्यम से और अन्य माध्यम से स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाना, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। तो ये हो गया भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना। एक बार स्लाइड को रिपीट करें तो नगर नियोजन विभाग ने एक चलाया मास्टर प्लान, कितने साल के लिए, 20 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इसने 237 प्रस्ताव भेजे थे मास्टर प्लान के, उनमें से 189 को स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरा था NCR, जिसमें 2 जिले शामिल होते हैं, अलवर और भरतपुर। NCR सेल है वो यहाँ पर प्रशासनिक और जो नगर पालिका जो नगरीय निकाय है उनको तकनीकी सहायता या कहें तकनीकी सुझाव है वो भी प्रदान करता है।
उसके बाद में था स्वायत्त शासन विभाग, और स्वायत्त शासन विभाग में पहली योजना है DAYNULM। ये किसका नाम बदल के किया गया? तो शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नाम बदल के DAYNULM कर दिया गया। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये आजीविका को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। तो ये जो मिशन है वो सभी 213 ULBs में लागू है। और 213 ULBs में कौन कौन आते हैं? तो 10 तो नगर निगम, 34 नगर परिषद और 172 नगर पंचायत या नगर पालिका बोर्ड इसमें शामिल है। टोटल जोड़े तो 213 हो जाते हैं। और ये क्या क्या कार्य करेगा? तो ये क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य करेगा, सामाजिक जुड़ाव व संस्थागत विकास करेगा, बेघरों को आश्रय प्रदान करने की कोशिश करेगा, और जो शहरी पथ विक्रेता उनकी सहायता करेगा, और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो बिल्कुल आसान था। बाकी हम देखते हैं अगली स्लाइड में। स्वायत्त शासन विभाग की दूसरी योजना है छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास योजना। इसका मतलब है छोटे शहर है या फिर जो मध्यम कस्बे हैं उनमें शहरी आधारभूत ढांचे का विकास। शहरी आधारभूत ढांचे में क्या क्या चीजें आती है? पेयजल हो गया, ठीक है, जो नालियां हैं वो हो गया, मतलब सीवरेज हो गया, ठीक है, सड़कें हो गई छोटी मोटी। तो इनका विकास करने के लिए एक योजना स्वायत्त शासी विभाग ने इस नाम से चलाई है। तो नाम है छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास योजना। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहर या कस्बे हैं उनको छोड़कर जितने भी शहर हैं उन सब के लिए लागू की गई है। इसका मतलब देखो सारे शहरों को कवर करना है। तो जो बड़े बड़े शहर है उनको तो कवर कर लिया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत, और जो बच गए उनको कर दिया छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास का योजना है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से पूरे शहरों को इसमें कवर करने का प्रावधान है। तो इनको तो छोड़ दो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन वालों को, और बाकी को इसमें शामिल कर लो। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु रुडसिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है कि छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो रुडसिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है। और रुडसिको का जो पूरा नाम है वो है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम। सीवरेज एवं आधारभूत निगम, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम रुडसिको, इसको इसके लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है। उसके बाद में तीसरी योजना है राजीव आवास योजना। देखो पहली योजना थी DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना, और तीसरी योजना है RAY राजीव आवास योजना। अब देखो राजीव आवास योजना के नाम से स्पष्ट है कि आवास प्रदान करने के लिए, और ये स्वायत्त शासी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पे जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले हैं या जो स्लम एरिया है उनको आवास प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसका टारगेट है शहरों को स्लम फ्री, मतलब झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त बनाने का प्रयास, मतलब स्लम फ्री बनाने का प्रयास है। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी स्वीकृत हुए थे, मतलब जितने भी मकान बनने स्वीकृत हुए थे उन सबको भारत सरकार ने एक और योजना चला दी सबके लिए आवास, और उस योजना में शामिल कर लिया गया। तो RAY राजीव आवास योजना में जितने भी स्वीकृत कार्य थे उन सभी को सबके लिए आवास योजना में शामिल कर लिया गया है। तो RAY में इतना ध्यान रखना है कि इस योजना को किस उद्देश्य से चलाया गया, तो स्लम फ्री शहर बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था। और वर्तमान में यह योजना किसमें शामिल हो गई? सबके लिए आवास योजना है, उसमें इसके जो स्वीकृत कार्य थे उनको शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में है स्मार्ट सिटी मिशन, ये अलग है, जो स्वायत्त शासी विभागों से अलग है। स्मार्ट सिटी मिशन, देखो किसी भी शहर को स्मार्ट बनाना है तो स्मार्ट नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें आधारभूत सुविधाएं इतनी ज्यादा हो कि मतलब दिखने से ही लगे कि यार स्मार्ट है, ठीक है। तो ये पूरे भारत में 100 शहरों का चयन किया गया। इसका मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है। और ये कब शुरू हुई? तो जब मोदी सरकार आई तब ये शुरू हुई। तो जून 2015 में शुरुआत की गई, ठीक है। तो जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई और पूरे देश में 100 शहरों का चयन किया गया और कहा गया कि प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास के लिए। तो 5 सालों में 100 करोड़ करके टोटल 500 करोड़ इसमें दिए जाएंगे। और 2015 से लेके और आने वाले 5 साल मतलब 2020 तक 100 शहरों का विकास किया जाएगा। तो उद्देश्य है 5 वर्षों की अवधि में
100 शहरों का विकास करना और प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए प्रति शहर, मतलब हर शहर को 100 करोड़ रुपए। तो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष में प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपए इसमें मिलेंगे और उसके बाद में इसका विकास किया जाएगा। अब ये जो 500 करोड़ रुपए मिले या कहें कि प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल जो 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्या ये पूरा केंद्र सरकार देगी या फिर अलग अलग दिया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार भी देगी, लेकिन 50%, मतलब 100 करोड़ में से 50 करोड़ है वो देगी केंद्र सरकार और उसके बाद में राज्य सरकार देगी 30%। ठीक है, 50% तो हो गया केंद्र सरकार, 30% हो गया राज्य सरकार और 10% देगी इसमें जो संबंधित स्थानीय निकाय है वो, और फिर बचा हुआ 10% देगी वहां पे जो संबंधित यूआईटी है वो। ठीक है, तो केंद्र अनुपात राज्य अनुपात संबंधित स्थानीय निकाय या लोकल बॉडीज आप कह सकते हैं, और संबंधित नगर विकास न्यास जो यूआईटी है वो, इनका अनुपात कितना रहेगा? तो 50 तो देगा केंद्र और बाकी 50 ये देंगे, तो 50 में भी 30 राज्य और 10-10 ये दोनों, तो 50:30:10:10। 10 करोड़ तो देगा कौन? यूआईटी, 10 करोड़ देगा संबंधित यूएलबी, 30 करोड़ देगा कौन? राज्य, 50 करोड़ कौन देगा? केंद्र। इस प्रकार से टोटल हो जाएंगे 100 करोड़, 50 और 30 80 और 10 90 और 10 100। तो 100 करोड़ का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा। प्रत्येक साल ये राशि मिलने वाली है, 5 साल तक ये मिलने वाली है। तो जून 2015 से लेके और ये अगले 5 साल तक चलाई गई थी। तो राजस्थान से किन 4 शहरों का इसमें चयन किया गया? तो देखो, स्मार्ट बनने के लिए काजू बादाम खाने पड़ते हैं भाई। दिमाग अगर आपका स्मार्ट है, इसका मतलब आपने काजू बादाम खाए होंगे, तो काजू से ये ट्रिक बन गई। तो KAJU कैसे हो गया? कोटा, ऐसे अजमेर, जैसे ध्यान रखना जयपुर, क्योंकि कोई भी योजना आएगी तो वो कोशिश यही करेंगे भाई जो राजधानी है वहां पे लाई जाए, तो जयपुर में इसको लाया गया और यू से हो गया उदयपुर। तो KAJU से आपको ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी योजना है या स्मार्ट सिटी मिशन है, तो इसमें राजस्थान के 4 शहर है काजू, और इसमें प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका अनुपात। ये जो अनुपात है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितना कितना अनुपात कौन कौन इसमें वहन करेगा। तो केंद्र 50, राज्य 50, राज्य 30 और उसके बाद में संबंधित यूएलबी 10 और संबंधित यूआईटी 10। ठीक है, तो ये हो गया भाई स्मार्ट सिटीज मिशन। अगला मिशन है अमृत मिशन। अब देखो, अमृत के नाम से स्पष्ट है, या तो जल से रिलेटेड हो सकता है या फिर ऐसी कोई मतलब अमृत वाली वस्तु से रिलेटेड हो सकता है। तो देखो, अमृत हम जल को भी कह देते हैं, तो इसका मतलब जल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं शहरों में, उनके लिए एक मिशन चलाया गया, अमृत मिशन। देखो, ऐसे अच्छे अच्छे नाम कौन दे सकते हैं? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। इसका मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है। और इस अमृत मिशन में क्या क्या शामिल है? एक तो जल की आपूर्ति, दूसरा जो वेस्टेज जल है जैसे नालियां वगैरह है उनको सही तरीके से वापस भेजना, और जो सीवरेज और सेफ्टी टैंक है उनका भी सही तरीके से निस्तारण करना। ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। अब ये जो अमृत नाम दिया गया है वो अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आधार बनाते हुए अमृत इसका शॉर्ट में नाम दिया गया है। तो नाम भी बिल्कुल सेट हो रहा है, अमृत मतलब जल से आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं, और पूरा नाम है अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शहर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पुनर्उद्धार इसको करना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब इसकी शुरुआत भी कब की गई? जब आप जानते हैं कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाना है तो उसके लिए पानी की जो सप्लाई है वो और सीवरेज वाली जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी जो मिशन चला था उसी के साथ में ये अमृत मिशन भी संचालित किया गया, दोनों एक ही साथ में। तो जून 2015 में वो स्टार्ट हुआ और जून 2015 में ही इसकी शुरुआत की गई, दोनों मिशन एक साथ लागू किए गए। तो राजस्थान में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो स्मार्ट सिटी में तो 4 थे काजू वाले, और इसमें कितने हैं? 29 है, 29 शहरों को इसमें शामिल किया गया है अमृत मिशन में। ठीक है, तो 29 शहर इसमें शामिल है अमृत मिशन में। ठीक है, इसके तहत जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियां, हरित स्थलों का विकास शामिल है। ये तो आप इसके नाम से ही जान जाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुरुआत कब हुई थी? तो स्मार्ट सिटी मिशन के साथ में, मतलब जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई। कितने शहर शामिल है ये इंपॉर्टेंट है, तो 29 शहर इसमें शामिल है। स्मार्ट सिटी वाले में कितने थे? 4 थे। उसके बाद में वर्तमान में इसका जो मिशन है अमृत मिशन वो 2.0 संचालित हो रहा है। देखो, ऐसे नाम भी मोदी ही देते हैं,
2.0, 3.0 है ना, 1.0। अमृत मिशन है वो वर्तमान में 2.0 चल रहा है। इसके अंतर्गत भी वही चीजें हैं, सीवरेज, जल निकायों के जीर्ण उद्धार और जल आपूर्ति के कार्य करवाए जाने हैं। भाई यहाँ पे तो देखो जल आपूर्ति के लिए क्या क्या किया था, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियां, हरित स्थलों का विकास। अब क्या किया गया, सीवरेज तो वैसा का वैसा है, जो जल के निकाय है उनका जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत वगैरह इसमें शामिल कर ली गई और जल आपूर्ति के कार्य करवाए जाने हैं। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में ध्यान रखना है कौन सा चल रहा है, अमृत 2.0 संचालित है। उसके बाद में देखो शहरों में एक योजना और है, एलईडी लाइट परियोजना। अब आप ही जानते हैं कि पहले बल्ब चलता था और वो बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता था, 100 वाट का बल्ब आता और वो उतनी ही रोशनी करता जितनी आज के टाइम में 6 वाट या 10 वाट या 14 वाट की जो एलईडी है वो रोशनी देती है। तो शहरों में जो स्ट्रीट लाइटें वगैरह है वहां पे भी जो पुरानी लाइटें हैं उनको हटा के और एलईडी लाइट लगा दी गई, जिससे बिजली की काफी बचत होगी। तो बिजली बचत के लिए यह एनर्जी सेविंग स्कीम है, इसके अंतर्गत शहरों में एलईडी लाइटें लगाई जा रही है। और जो 190 स्थानीय निकाय है 213 में से, उनमें 190 स्थानीय निकायों में तो ये कार्य कंप्लीट हो ही चुका है और नवंबर 2022 तक 11.84 लाख एलईडी लगाई जा चुकी है। कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे छोटे मोटे भी पूछ लिए जाते हैं कि नवंबर 2022 तक कुल कितनी एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी है शहरों में या स्थानीय निकायों में, तो 11.84 लाख एलईडी लाइट लगाई जा चुकी है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाइट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और नवंबर 2022 तक 11.84 लाख एलईडी लाइट लगाई जा चुकी है। उसके बाद में अगला है एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन, जो आप सब जानते ही होंगे। स्वच्छ भारत मिशन आप मतलब इसमें क्या है, वही चीजें कि भाई शहर को अगर स्वस्थ रखना है और स्वच्छ रखना है तो जो मतलब ओडीएफ इसको करना होगा, मतलब खुले में शौच से मुक्त इसको करना होगा। तो इसके लिए भी ग्रामीण भी आप पढ़ चुके हैं पहले हम, और अब ये है शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसमें बस वही चीजें हैं, शौचालयों का निर्माण वगैरह करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राजस्थान के सभी स्थानीय निकाय मतलब जो लोकल बॉडीज है वो ओडीएफ घोषित हो चुकी है। अब इनका टारगेट है ओडीएफ प्लस, मतलब जो कचरा है, जो ठोस कचरा है और जो लिक्विड कचरा है उसका अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करना, वो आता है ओडीएफ प्लस के अंतर्गत। ओडीएफ तो सारी घोषित हो ही चुकी है, मतलब खुले में शौच कोई नहीं करता आजकल, किसी भी शहर में नहीं करता है। ठीक है, अब इसका भी जो अभी वर्तमान में इसका जो 2.0 वाला मॉडल है वो चल रहा है, तो इसका एसबीएम 2.0 है वो चल रहा है। और ये कब से शुरू हुआ, तो ये अक्टूबर 2021 से, जब प्रशासन शहरों के संग योजना लाई गई 2 अक्टूबर 2021 से, तो उसी महीने अक्टूबर 2021 में एसबीएम 2.0 है वो लागू कर दिया गया और अगले 5 साल तक ये चलाया जाएगा। तो ये अक्टूबर 2021 से शुरू, इसकी अवधि 5 वर्षों के लिए रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप इसको इस नाम से भी जानते हैं कि नरेगा। ठीक है, तो नरेगा पहले केवल गांव में चल रही थी, आजकल यहाँ पे राजस्थान सरकार ने या कहें मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी गई है। तो आप इसको जानते हैं कि शहरों में भी नरेगा आ गई है। ठीक है, वो नरेगा अलग है, उसके कॉपी यहाँ पे की गई है या कहें उसके जैसी स्कीम यहाँ पे है। यहाँ पे भी 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये शहरों के लिए है, तो इसका नामकरण कर दिया गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। रोजगार की गारंटी दिलवाता है, इसका मतलब शहर में अगर आप निवास करते हैं तो आपको प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिवस का रोजगार 100% दिया जाएगा, गारंटी के साथ दिया जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में 100 दिवस का रोजगार प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाने हेतु यह योजना लागू की गई और ये राज्य के जो सभी स्थानीय निकाय है, 213 स्थानीय निकाय है या लोकल बॉडीज है या यूएलबीज है, उनमें ये शुरू की जा चुकी है। अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना। आप सब जानते हैं आपके शहर में आसपास में कहीं पर आपने इंदिरा रसोई देखी होगी। तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर मतलब 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई और राज्य के जो स्थानीय निकाय है यूएलबीज है, उनमें सभी यूएलबीज में इसकी स्थापना की गई या शुरुआत की गई। तो 213 स्थानीय निकाय हैं, तो 213 स्थानीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ में इसकी शुरुआत की गई। 213 स्थानीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर की गई थी।
और फिर बजट घोषणा 2022-23 में 1000 रसोइयों की घोषणा कर दी। तो 1000 इनकी संख्या बढ़ाने के लिए घोषणा की गई और उस घोषणा के विरुद्ध पिछले साल में मतलब 2022 में टोटल मिला के 973 रसोइयां संचालित है। मतलब अभी वर्तमान में देखें तो 973 रसोइयां संचालित की जा रही है। और इस बार जो बजट घोषणा हुई है इसमें कहा गया कि इसका विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा और टोटल मिला के 2000 रसोइयों का निर्माण किया जाएगा। तो कुल 2000 इंदिरा रसोइयों की घोषणा इस बार कर दी गई है। अब इसमें क्या होता है कि आपको केवल 8 रुपए देने होते हैं और आपको भरपेट खाना मिल जाता है और कोई भी भूखा ना सोए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है या कहें इसका जो लक्ष्य क्या है, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या इसके आधार पर इसकी शुरुआत की गई। 8 रुपए में भोजन दिया जाता है। शुरुआत में 8 रुपए तो व्यक्ति को देने पड़ते थे और 12 रुपए राज्य सरकार देती थी। मतलब 20 रुपए में जो रसोई संचालित कर रहा है उसको 20 रुपए मिलते थे। 8 रुपए खाना खाने वाला और 12 रुपए गवर्नमेंट से। बाद में इसको बढ़ा दिया गया, जो खाना खाने वाला उसको तो केवल 8 रुपए ही देने होते हैं, 5 रुपए बढ़ा दिए तो 12 और 5 हो गए 17। अब 17 रुपए राज्य सरकार दे रही है तो कुल मिला के 8 और 17 25 रुपए में उसके वो थाली पड़ जाती है। तो एक थाली के 25 रुपए उसको रसोई संचालित करने वाले को मिल जाते हैं और जो ग्राहक है या जो खाना खाने वाला है उसको केवल 8 रुपए का भुगतान ही करना होता है। तो 8 रुपए में भरपेट भोजन और आराम से मतलब इज्जत के साथ में बिठा के आपको। और स्थायी रसोई है, पहले जो अन्नपूर्णा रसोई थी उसमें वेन टाइप की लगी रहती जो इधर उधर घूमती, लेकिन ये जो रसोई है वो बस स्टैंड के पास या रेलवे स्टेशन के पास में स्थायी रूप से लगाई गई है। 17 रुपए इसमें सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं और आप इसमें 2 टाइम खाना खा सकते हैं, एक तो दोपहर को और एक शाम को। दोपहर को 8 रुपए दो खाना खाओ, शाम को फिर से 8 रुपए दो और खाना खाओ। इंदिरा रसोई योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे काफी लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं या जरूरतमंद है, उनको इसमें काफी फायदा मिल रहा है। मतलब पौष्टिक खाना भी मिलता है और इज्जत के साथ में भी खाना मिलता है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAYU। यू का मतलब अर्बन। तो ये ग्रामीण तो आप पढ़ ही चुके हैं, 1,20,000 रुपए इसमें मिलते हैं और नरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी मिलता है। वो सारी चीजें तो आप ग्रामीण में पढ़ ही चुके हैं। उसी की तर्ज पे शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई। ये इसलिए ताकि शहर के जो बेघर व्यक्ति हैं या जो अल्प आय या जो निम्न आय के या कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको आवास सस्ती रेट पे या सस्ती दरों पे मिल सके। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी संचालित की गई। तो बेघर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग। अब देखो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में तो शामिल किया गया है जिनकी आय, सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो। और अल्प आय वर्ग इसमें शामिल किया गया है 3 लाख से तो ज्यादा लेकिन 6 लाख से कम हो। तो अल्प आय वर्ग कुल मिला के जिनकी आय 6 लाख रुपए तक है, उन सब परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU शहरी लागू की गई है। और इससे अगला है राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। देखो, परिवहन आधारभूत विकास निधि, इसका मतलब ये कोई फंड या निधि बना दी गई है जिसमें मतलब राजस्थान में परिवहन में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसके विकास के लिए पैसे हैं वो रखे जाते हैं और उन पैसों से फिर जो यातायात है जिसमें सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु इसका गठन किया गया है। मतलब उन पैसों से ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसमें इतना ही याद रखना है, ये जो निधि है वो कब गठित की गई थी, तो 2011-12 में गठित की गई थी। बाकी तो आप जानते हैं कि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि है। तो परिवहन में आधारभूत सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, तो सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन हेतु ये निधि है, इसका गठन किया गया है। इस स्लाइड को एक बार रिवाइज करते हैं। इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में खाना, 17 रुपए कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। वर्तमान में कितनी रसोइयां संचालित है, तो शुरुआत तो हुई थी 358 रसोइयों से, बढ़ा के होगी 973 और अब घोषणा कर दी 2000 रसोइयों की। ठीक है, और ये अब शहरी के बजाय ग्रामीण में भी इसका संचालन किया जाएगा। शहरी में तो किया जा रहा है और इसके साथ साथ में ग्रामीण में भी इसका संचालन किया जाएगा और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में मतलब इस बजट में हुई है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें क्या होता है, जो कमजोर या कम आय वर्ग के लोग हैं, मतलब 6 लाख रुपए तक जिनकी आय है,
उनको या फिर जो बेघर है उनको सस्ते में आवास प्रदान किए जाते हैं। और उसके बाद में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि, इस निधि का गठन कब किया गया था? तो 2011-12 में किया गया था। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। शहरीकरण भी पढ़ लिया और शहरी विकास भी पढ़ लिया। अगली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8।